हेलो एवरीवन, माय नेम इज CMA सरफराज। मैं आपको फाउंडेशन पेपर नंबर 2 ये पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर किया वो जहाँ तक हमने कर दिया था वो देख लेते हैं एक बार। हमारा जो कंप्लीट हुआ था सिलेबस। सिलेबस ये था हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल का मतलब ये होता है, कैश बेसिस का मतलब ये है कि जब हमारे पास कैश रिसीव हो या पेमेंट हो या पेमेंट हो, तब उस वक्त हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वो हमारा कैश बेसिस कहलाता है। एक्रूअल बेसिस हमारा ये होता है, सपोज करो कोई ट्रांजैक्शन यानी 2021 का है, तो वो जो ट्रांजैक्शन वो इस पीरियड के दौरान हुआ है, तो यहाँ पे यानी कि ट्रांजैक्शन जब हुआ है ना, उसी वक्त हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक के अंदर। तो वो हमारा एक्रूअल बेसिस पे है। अब यहाँ पर है ना, हमें ये नहीं देखा जाता कि कैश रिसीव हुआ या नहीं, या फिर कैश पेमेंट किया या फिर नहीं किया, जो भी हो। अब यहाँ पे हमें इसके बीच में ना डिस्टिंक्शन देख सकते हैं, एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। तो कैश बेसिस मतलब यानी कि हमें ये देखना है जहाँ पे अगर कैश रिसीव हो रहा है या पेमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा कैश बेसिस होता है। ट्रांजेक्शन को चाहे कैश रिसीव हो या ना हो, लेकिन वो जिस पीरियड का है उसी पीरियड में वो इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उसे हम एक्रूअल बेसिस का एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एडवांस इनकम इन बैलेंस शीट। यानी कि जो भी अगर प्रीपेड होगा, प्रीपेड का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आप 2021-22 यानी कि जो रेंट है वो 2021 का था, और वो आपने एडवांस में यानी कि इस पीरियड में ही पेमेंट कर दिया, तो उस केस में यानी कि वो हमारा प्रीपेड हो जाता है, प्रीपेड रेंट जिसको बोलते हैं। या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे अंडर दिस, देयर मे बी अ प्रीपेड आउटस्टैंडिंग expenses and accrued और advance income in the balance sheet। तो इस केस में क्या यहाँ पे जाता है, ये बैलेंस शीट में जाता है अगर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। कैश बेसिस अगर फॉलो करते हैं तो देर इज ए नो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूअल एडवांसेस इनकम। तो इस केस में हम ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि कौन सा प्रीपेड है कौन सा एक्रूअल है। सीधा हम ये देखते हैं हमारे पास कैश आया उसको रिकॉर्ड करो, कैश नहीं आया उसको रिकॉर्ड मत करो। अब यहाँ पे सेकंड में है आपका हायर और लोअर इनकम इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। अगर प्रीपेड एक्सपेंस यानी कि हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया हुआ है रेंट का, या फिर हमने वेजेस दे रखे हैं, फिर सैलरी दे रखी है। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो आपने कमा ली हुई है बट आपको रिसीव नहीं हुई है, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। और इनकम स्टेटमेंट विल शो अ रिलेटिव हायर इनकम। मतलब आपने इनकम कमा ली हुई है, इनकम स्टेटमेंट, तो आप उसको इनकम इनकम यहाँ पे कंसिडर कर लोगे। और वही अगर एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकम आपको रिसीव एक्चुअल में नहीं हुआ है, लेकिन आपने उस पीरियड में कमा लिया है, तो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर इनकम स्टेटमेंट विल शो लोअर इनकम। कैश बेसिस के केस में यहाँ पे जो इनकम होता है वो हमारा कम दिखता है। हायर और लोअर, कम या ज़्यादा होगा कब, इनकम इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम। इनकम स्टेटमेंट विल शो अ रिलेटिवली लोअर इनकम। इस केस में हमारा जो है, अगर इन केस अगर हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रखा है और एडवांस इनकम है, तो उस केस में हमारी जो इनकम स्टेटमेंट से जो इनकम आती है वो लोअर आती है। और कैश बेसिस में इसका कोई, इसमें जो है वो हायर इनकम आती है। वो इसलिए क्योंकि आपका कैश जितना रिसीव हो रहा है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑप्शन टू एन अकाउंट टू मल्टीपल द अकाउंट्स बाय वे ऑफ choosing
द मोस्ट suitable method out of several alternative method of accounting, that is FIFO, LIFO, SLM और WDV. FIFO FIFO मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO का मतलब लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड. इस केस में क्या होता है, अंडर दिस अकाउंटेंट हैज ऑप्शन, इसमें अकाउंटेंट के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है. और इस केस में जो है अंडर दिस अकाउंटेंट हैज नो ऑप्शन, इसमें उसका कोई ऑप्शन नहीं होता, वो सीधा इनको ऐसे एज इट इज रिकॉर्ड करेगा. एक आता है आपका हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड बेसिस. एक्रूअल में क्या था, कोई एक अकाउंटिंग फॉलो करता है, या तो एक्रूअल चल रहा है तो मतलब जिस पीरियड का जो एक्सपेंस या फिर इनकम है वो उसी में रिकॉर्ड होगा. कैश बेसिस पे हमें ये नहीं देखा जाता कि कौन से पीरियड का कैश है या फिर कौन से पीरियड का एक्सपेंस या इनकम है. बस हमें ये देखते हैं कि कैश हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो इसी पीरियड में हम रिकॉर्ड करते जाएं, भले वो इस साल से रिलेट करता हो. अब मिक्स में क्या होता है, इसमें ये यानी कि दोनों ही है ना फॉलो करते थे. अब वो कैसे होगा, देखो इधर देखते हैं. अंडर द हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इनकम आर रिकॉग्नाइज, जो इनकम जो रिकॉग्नाइज की जाती है वो बोला है कि वह रिकॉग्नाइज एज इन कैश बेसिस अकाउंटिंग. जो इनकम जो रिकॉग्नाइज करते हैं वो कैश बेसिस पे, और that is when they are received in cash and expenses are recognized on accrual basis. और जो expenses जो हैं वो accrual basis पे करते हैं during the accounting period in which they arise irrespective of when they are paid. अब ये हमें देखा जाता है जब वो पे किया जाएगा. तो सिंपल में यहाँ पे ये बोला हुआ है आपको, जो इनकम के लिए आपका कैश बेसिस फॉलो किया जाता है और एक्सपेंस के लिए आपका एक्रूवल. अगर ये दोनों चीजें अगर एक साथ मिक्स पाई जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड. वैसे ये वर्ड ज़्यादा याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है क्योंकि कुछ नया हाइब्रिड. फिर उसके बाद है आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. इसको, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 11th और 12th में अकाउंट्स नहीं पढ़ी है. ज़्यादातर बहुत से लोग होते हैं जो साइंस से ना कॉमर्स बैकग्राउंड में आ जाते हैं, उनको ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. In order to understand the subject matter clarity, we must grasp the following common expression always used in business accounting. सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन आपका क्या होता है, ट्रांजैक्शन transaction it means an event or business activity which involves exchange of money or monies worth between parties. यानी कि ट्रांजैक्शन के अंदर में जो है वो आपके इवेंट हो, और वो भी जो ये जो इवेंट होगी वो आपका मनी से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद है द इवेंट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रहा है. सपोज दैट अ पर्सन परचेज ऑफ गुड्स would involve receiving material and making payment. जैसे ये एक मिस्टर राम है, ये फॉर्म है. अब मिस्टर राम, इसने जो परचेज किया है क्या, गुड्स. अब गुड्स जो है कुछ भी हो सकता है, आपके फैब्रिक, इसने क्या करा, परचेज किया है. अब इसके रिस्पेक्ट में ये जो है फॉर्म को क्या देगा, मनी, जो कि कैश.
तो ये या तो कैश पे हो सकता है या फिर क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब उधार है। ये बताया हुआ है purchase of goods would involve receiving material and making the payment of or crediting an obligation to pay to the supplier at a future date। यानी फ्यूचर डेट पे है ना जो इसको पेमेंट करनी होगी, तो वो हम दिखा देंगे। अब आ जाता है गुड्स या सर्विस क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से। गुड्स, एक ये आपका गुड होता है। अच्छा, ये गुड्स सामान जिसको हिंदी में बोला जाता है। गुड्स जो है, एक इसका एग्जांपल लें, जैसे एक कंप्यूटर का जो शोरूम है, ठीक, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कंप्यूटर शॉप के कंप्यूटर शोरूम के लिए ये गुड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल एक जो बिल्डर होता है उसके लिए जो जो भी उसने यानी कि बिल्डिंग्स या लैंड बिल्डिंग ये सब रख रखे हैं, लैंड बिल्डिंग, ये उसके लिए गुड्स में आ जाएगा। वही अगर एक फर्नीचर का शोरूम है, वहाँ पे आपका टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सारे आपके गुड्स के आइटम कहलाएगा उस शोरूम के लिए, यानी कि पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए। वही अगर एक बिल्डर अगर फर्नीचर से खरीदते रहे तो वो उसके लिए असेट्स है, और बिल्डिंग जो है एक फर्नीचर का शोरूम वाला अगर खरीदता है तो वो उसके लिए असेट्स है। लेकिन ये दोनों के लिए इंडिविजुअल ये चीज़ें आपस में क्या कहलाती हैं, गुड्स कहलाती हैं। इसको अच्छे से देख सकते हैं। दीज आर द टेंजिबल आर्टिकल्स और कमोडिटीज इन विच अ बिजनेस डील, यानी कि जिसमें वो डील करता है। जैसे जो डीलर होता है, बिल्डर, जो बिल्डर होता है वो डील किसमें करता है, लैंड बिल्डिंग इन सबको बेचता है। या फिर फर्नीचर का शोरूम वाला वो टेबल चेयर्स ये सब बेचेगा। कंप्यूटर वाला है वो कंप्यूटर को बेचेगा। कंप्यूटर का शोरूम है तो वहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब जो बिकेगा वो आपका सारा का सारा उनके लिए गुड्स कहलाता है, यानी कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो डील कर रहे हैं। दीज आर्टिकल्स और कमोडिटीज आर इधर बॉट एंड सोल्ड और प्रोड्यूस एंड सोल्ड at times what may be classified as a goods to one business firm may not be goods to the firm to the other firm. That is, for a manufacturing machine manufacturing company, the machines are goods as they are frequently made and sold, but the buyer firm is not goods as a intention to use as a long-term resources and not sell it. Services are intangible in nature, which are rendered with or without object of earning profit। अब आ गया है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका क्या होता है, रेवेन्यू एक्स ओवर रेवेन्यू इनकम ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। इनके रेवेन्यू में से हम माइनस कर देते हैं अपने एक्सपेंसेस, तो वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। लॉस इसका जस्ट अपोजिट है। एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस, यानी कि जो आपके एक्सपेंसेस हो रखे हैं और आपकी इनकम जितनी आ रही है उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका लॉस होता है। असेट्स, असेट्स होता क्या है, सबसे पहले असेट्स कंट्रोल एंड
कंट्रोल, मैनेज एंड ओन्ड बाय प्रोप्राइटर। और इसमें ये है विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ वर्ड्स जो है एसेट्स के बारे में, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आगे ये समझाने में काम आएगा। अब जो असेट्स जो होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नॉन करेंट असेट्स, दूसरा होता है आपका करेंट असेट्स, तीसरा होता है आपका फिक्टिशियस असेट्स। असेट्स एक एक करके देते हैं। करंट असेट्स, ऐसे असेट्स जो 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके तहत ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स जो हमारे ऑपरेशन को चलाने में काम आते हैं, जिसको ऑपरेशन को रन कराने में काम आते हैं, जैसे कि आपकी प्लांट, ये हमारे आफ्टर ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं हमारे। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फिटिंग्स बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। फिटिंग्स वो होती हैं, जैसे आपका एक कमरा है, कमरे के अंदर आपके जो बोर्ड होते हैं, स्विच बोर्ड, उन सबको हम फिटिंग्स कहते हैं। ठीक है, और फिटिंग्स हो गया। और आपका जो डोर है वो भी आपका फिटिंग्स के अंदर ही कवर होता है। प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, ये आपके नॉन करेंट असेट्स होते हैं। करंट असेट्स में आपके आ जाता है सबसे पहले तो कैश और बैंक। दूसरा है डेटर, ये वर्ड हम आगे समझेंगे डेटर होता क्या है। सिंपल साधारण भाषा में हम इसको कस्टमर बोलते हैं, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। और आपका बी आर भी आएगा, ये भी हम पढ़ेंगे। एक होता है आपका 50 इसको दूसरे तरह इसको हम डमी असेट भी कहते हैं। डमी, झूठा। तो ये इसके अंदर में आपका आ जाता है एडवर्टीजमेंट। फिर एक दूसरा है आपका प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। तीसरा आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि डेबिट बैलेंस का होता है। इसको भी हम अच्छे से सीखेंगे। अब देख लेते हैं इसमें बोला क्या गया। असेट्स, assets is the resources owned by the business with the purpose of using it for generating future profit। फ्यूचर में इनकी जो भी प्रॉफिट कमाने के लिए इसको यूज करता है। assets can be tangible and intangible। tangible assets are, ये नॉन करेंट असेट्स के दो पार्ट कर लो आप। ये जो प्लांट एंड मशीनरी ये सब चाहिए हमारे टेंजिबल में आते हैं। और ये जो है आपका एक इंटेंजिबल में आता है, जिसके अंदर में आता है हमारा एक गुडविल, फिर एक ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ये सब इसके अंदर में कवर हो जाए। टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स आर कैपिटल असेट्स विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे अब क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिटिंग्स, ये सारे
and they can be therefore can be seen, touch, felt. Plant and machinery, furniture and fittings, land and building, books, computer, vehicle, etc. Capital assets which have no physical existence and whose value is limited by the right and anticipated benefit that possession confirms upon owner are known as intangible assets. They cannot be seen or felt through the help generating revenue in future. That is goodwill, patents, trademark, copyright, ब्रांड इक्विटी, डिजाइन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट्स में कवर होते हैं। अब उसके बाद है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसका करंट एसेट्स के आपके फीचर बता के किसको हम करंट एसेट्स कहेंगे। एक ये है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन इंटेंशन टू सेल, यानी कि जिसको हमारी इंटेंशन क्या होती है सेल करने की, एंड कंजम्पशन इन द कंपनी एज ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको, इट इज प्राइमरली it is held primarily for the purpose of being traded. It is due to be realized within 12 months, जो कि 12 मंथ्स के अंदर में हमारा रियलाइज का मतलब यहाँ पे है कैश में, यानी कि जो कन्वर्ट हो जाए आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, and it is cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. Non-current assets. All other assets shall be classified as non-current assets, plant and machinery for long term. अब आता है हमारा लायबिलिटी, बोझ, दायित्व। दूसरे शब्दों में हम इसको बोलते हैं, सिमिलर वर्ड होता है इसका ऑब्लिगेशन। पहले लायबिलिटी वर्ड को समझ लेते हैं सही से। लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, हिंदी में इसको बोल देते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी यानी कि फॉर्म की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको पेमेंट करना है। अब देखते हैं, जो लायबिलिटी है वो आपके दो पार्ट में होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है आपका करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हम करंट लायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी लायबिलिटी यानी कि ऑब्लिगेशन जिसको हमें पेमेंट करना हो विद इन 12 मंथ्स, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल मतलब यानी कि जब कब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच में हम कितने दिनों में बेच पा रहे हैं, उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अभी सिंपल में तो ये समझिए। करंट लायबिलिटी के अंदर में आपके जैसे आ गया क्रेडिटर, इसको सिंपल लैंग्वेज या आम लोगों में इसको हम सप्लायर बोलते हैं। ऐसा बंदा जिससे फर्म या बिजनेस या एंटिटी अपना जो गुड्स है, सामान है, वो उससे सप्लाई करती है। फिर आपका हो जाता है रेंट, जो कि पेबल हो, मतलब देना है। अभी तीन वर्ड होते हैं, एक पे, पेड, पेबल। पे मतलब पे करना होगा, पे मतलब सिंपल पेमेंट, भुगतान। पेड जो आपको कर चुके हो, पेबल यानी कि जो आपको करने वाले हो। यहाँ पे पेबल वर्ड है, यानी कि फ्यूचर में हमें इसको करना पड़ेगा। फिर आपका आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके आपके दो पार्ट हैं, एक होता है आपका इंटरनल
लाइबिलिटी। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे कि बैंक लोन, एसबीआई, पीएनबी। पीएनबी से लोग लोन ले लेते हैं, चले जाते हैं। फिर यूनियन बैंक लोन, या फिर अपने डिवेंचर्स, ये सब आपके अंदर में आ जाएगा। अब इसको देखते हैं लाइबिलिटी हमारा क्या बता रहा है। It is an obligation of financial nature to be settled at a future date. Okay. It represents amount of money that the business owes to the other parties, जिसको दूसरी parties को देना है। When goods are bought, जब हमने goods खरीदा था किस पर, क्रेडिट पे, तो the firm will create an obligation, तो firm के ऊपर एक obligation, एक जिम्मेदारी आ जाती है, यानी एक लाइबिलिटी आ गई है, क्या चीज करने के लिए, पेमेंट की। किसको, सप्लायर को, मींस क्रेडिटर। ये मैंने नीचे बताया था। और प्राइस ऑफ गुड्स एग्रीड फ्यूचर डेट, यानी कि जिस डेट पे हमने उसको बोला था इस डेट में आपको पेमेंट कर देंगे। व्हेन अ लोन इज टेकन, जब हमने बैंक लोन ले रखा हो, एंड डिपेंडिंग बैंक लोन, an obligation to pay the interest and principal amount is created. Depending upon the period of the holding, these obligation could be further classified into long term या non current liability और short term या फिर current liability। करंट लाइबिलिटी को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी एसटीएल, और नॉन करंट लाइबिलिटी को हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, एलटीएल। अब इसको हम करंट लाइबिलिटी हम कहेंगे कैसे, सिंपल से है, ऑपरेटिंग साइकिल, ये मैंने 12 मंथ बता दिया था, तो ऑपरेटिंग साइकिल यही बात यहाँ पे बोली होगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल कंपनीज normal operating cycle. It is held primarily for the purpose of being traded. It is due to be settled within 12 months, जो 12 months के अंदर में settle हो। After the reporting date, the companies does not have an unconditional right to defer payment and defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. The term of the liability that could add the option to be counterparty resulting in a settlement by the issue of the equity instrument do not affect the classification. Non-current liabilities. Non-current liabilities, all liabilities shall be classified as non-current liability, that is loan taken for 5 years, जैसे कि डिवेंचर इशू हो जाता है। अब आता है आपका इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी भी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका इंटरनल लाइबिलिटी, internal liability, it represent proprietor's equity, that all those amount which are payable to proprietor, यानी कि जो भी अमाउंट जो ऑनर को पे किया जाए, यानी कि एक जैसे ये बिजनेस है हमारा और ये ऑनर है, इसने इसमें कैश इन्वेस्ट किया, तो जो बिजनेस है उसको कैपिटल के तौर पे रिकॉर्ड कर लेती है और कैश में। तो ये जो कैपिटल का अमाउंट है 10 लाख, वो ऑनर को पेमेंट करना होगा, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई, लेकिन ये इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है। अब आता है आपका एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ कैपिटल का पार्ट रखना पड़ता है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
every firm deals in a certain amount for current assets. For example, cash is required either to pay for expenses, जैसे आपको रेंट के एक्सपेंस पे करने हैं या फिर छोटे मोटे जो भी रेंट के एक्सपेंसेस पे करने, छोटे मोटे जो भी एक्सपेंस होते हैं उसको पे करना है, तो वो सब इसके अंदर में टू मीट द ऑब्लिगेशन फॉर सर्विसेज रिसीविंग गुड्स परचेज दैट्स एंड बाय द फर्म identically reason inventories are required to provide the link between the production and sale. Similarly, accounts receivable are generated when goods are sold and credit. Bank debtor bills receivable, closing stock, or repayments represent current assets of the firm. The whole of these current assets from the working capital of a firm, which is termed as gross working capital. Gross working capital is called total current assets. Gross working capital equal to total करंट असेट TCL. वही अगर आपको वर्किंग ग्रॉस से आपको नेट निकालना है यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल, जिसको हम सिंपल में वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, तो आपको TCL यानी कि टोटल करंट लायबिलिटी में से, सॉरी ये असेट्स होगा, टोटल करंट असेट्स में से आपको टोटल करंट लायबिलिटी को माइनस करना है, तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। यही चीज़ आपको नीचे बताया गया होगा। फिर एक आता है हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाली है, जो कि अभी फिक्स नहीं होगी। सपोज करो कोई एक पर्सन है, उसने बिजनेस के ऊपर केस कर रखा है, केस कर रखा हो कहाँ पे, कोर्ट में, कोई लैंड के रिगार्डिंग। अगर वो केस जीत जाता है, अगर ये केस जीत जाएगा तो उसका मुआवजा यानी कि देना पड़ सकता है फॉर्म बिजनेस को। तो जब वो केस जीतेगा तब ये इवेंट हैपन हो सकता है। अगर केस नहीं जीता तो वो हमारे फेवर में आएगा, अगर केस अगर वो जीत गया सामने वाला अपोजिट पर्सन तो उसके फेवर में आएगा। तो यानी कि ऐसी जो लायबिलिटी है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये बता इट रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल ऑब्लिगेशन दैट कुड बी क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी, of an event. For example, a supplier on the business files a legal suit. It will not be treated as a liability because no obligation is created immediately. If the verdict of case is given in favor of supplier, then only the obligation is created. Till that it is treated as a contingent liability. Please note that contingent liability is not, ये आपका मेन है ऑब्जेक्टिव के लिए, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ऐसी कौन सी लायबिलिटी जो बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती, तो वो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी है, बट डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट होता है। अब आता है मेन कैपिटल, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये आपका ऑनर और ये है बिजनेस। बिजनेस या एंटिटी है तो ऑनर की ही, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ, ये सेपरेट माने जाते हैं। ये आपको पूरी अकाउंटिंग में आपको ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों सेपरेट है, इनमें कोई रिलेशन, ये दोनों सेपरेट माने जाते हैं, यानी कि
ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ जो इसने पैसा डाला हुआ है वो इस अपने बिजनेस में तो डाला हुआ है, क्यों रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं। हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो जैसे इसने 10 लाख जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो 10 लाख तो कैश आ गया, बिजनेस रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन आया कहाँ से, ऑनर से आया। ऑनर का वो नाम ना लिखकर वो लिखेगा कि कैपिटल है, मतलब कैपिटल वर्ड जैसे हमने लिख दिया इसका मतलब ये है कि हमारे ऑनर ने पुट करा। वही अगर बैंक होता, बैंक से हमने लोन लेकर हमने यहाँ पे पुट कर दिया जैसे 5 लाख, तो बैंक लोन जो है वो 5 लाख से बिक जाएगा। SBI, SBI बैंक लोन। तो इस केस में ये दोनों है, यानी कि जो ऑनर के द्वारा यानी कि जो पैसा जो बिजनेस में पुट किया जाता है उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं, बाहर के द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम लोन का नाम देते हैं। तो यही बोलो, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय इट्स ऑनर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर असेट्स, यानी कि कोई भी असेट्स होता है। यहाँ पे कैश दिया है 10 लाख, मान लिया सपोज करो वो लैंड और बिल्डिंग भी पुट कर दिया 15 लाख, तो टोटल जो कैपिटल है वो 25 लाख हो जाएगी फिर। कि ऑनर ने जो है पूरा जो बिजनेस में जो पैसे लगाए हैं अपने पूंजी, वो 25 लाख रुपए लगाई है, विच द प्रोप्राइटर और partners of business invested in the business activity from the business point of view. Capital of honor is a liable which is to be settled only in the event of closure and transfer of the business. Hence, it is not classified as a normal liability. For corporate bodies, capital is normally represented as share capital. कॉर्पोरेट बॉडीज में जो है इसी चीज को हम शेयर कैपिटल के नाम से लिखते हैं। और सोल प्रोप्राइटर, सोल और पार्टनरशिप फॉर्म, इसके अंदर ही हमारे कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है। अब आता है आपका ड्राइंग्स, इसको मैं एक वर्ड लिखते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या होता है, ये ऑनर है और ये फॉर्म है। अब ऑनर ने जब पैसे लगाए थे तो हमने बोला था वो कैपिटल का नाम दिया था, हमने उसको कैपिटल का नाम दिया था। अगर वो विड्रॉ करता है बिजनेस से, विड्रॉ, वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो पर्सनल यूज के लिए क्या क्या विड्रॉ कर सकता है। सपोज करो ऑनर का जो बिजनेस है वो फर्नीचर सेल करने का है, सॉरी फर्नीचर सेल नहीं, मतलब चेयर, टेबल और डेस्क, ये सब सेल करते हैं। तो उसने ऑनर ने क्या करा, एक तो कैश निकाल लिया 10,000 का, और एक चेयर उठा के ले आया अपने घर पे बैठने के लिए 5,000 का, क्योंकि टोटल जो है 15,000 का। इससे हम क्या नाम देंगे, ये जो आपका 15,000 है ये हमारा ड्राइंग है। तो ये जो 15,000 है ये ड्राइंग, ये जो वर्ड है ये पर्सनल यूज
या फिर कभी कभी यहाँ पे वर्ड लिखा रहेगा आपको हाउस होल्ड, तो उसे हम बोलेंगे ड्राइंग, यानी कि जितना भी वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है उसे हम ड्राइंग करेंगे। तो ये चीज देखो, इट इज रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर असेट्स विच द ओनर विड्रॉ फ्रॉम business for his or her personal use, that is, if the life insurance premium or a proprietor or a partner of business is paid from the business cash, it is called drawings। यानी कि इसने जो पैसा, जो कैश जो निकाला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIC, उसका प्रीमियम है ना वो फॉर्म के कैश से पेमेंट कर दे रहा है, तो उसके इसमें यानी कि जितना वो पेमेंट कर रहा है LIC की पेमेंट प्रीमियम पे, वो आपका ड्राइंग कहलाएगा। फिर ड्राइंग विल रिजल्ट इन रिडक्शन in owner's capital. The concept of drawings is not applicable to the corporate bodies। जो कॉर्पोरेट बॉडीज जो होती हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसमें आपको ये मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ड्राइंग है आपका कॉर्पोरेट में, ये आपका कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होता है। फिर आता है आपका नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ जो है, इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझाते हैं। नेटवर्थ ये है हमारे सुलेमान। सपोज करो इनके पास जो कार है वो एक है, जो कि उसकी कीमत है 5 लाख। एक इनके पास हाउस है, उसकी कीमत है 10 लाख। एक इनके पास FD पड़ी हुई है बैंक में, जो कि इन्होंने 2 लाख की करा रखी थी। फिर इनका एक बिजनेस चल रहा है, उसकी पूरी जो वैल्यू है वो मान लो जैसे कि 15 लाख है। टोटल देखा जाए 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, वही 15, 15 15 30 तो 32 लाख। यानी कि अगर देखा जाए तो 32 लाख इनकी पूरी प्रॉपर्टी, अगर इन सबको अगर बेच देंगे तो 32 लाख इनके पास कैश आ जाएगा। लेकिन बाद में लोगों से पता चला अरे इन्होंने जो कार ली थी ना, वो 2 लाख तो है ना मिस्टर राम से लिया था, 2 लाख तो इससे लिया था कार लेने के लिए। फिर एक श्याम है, उससे घर जब लिया था इन्होंने तो 3 लाख उससे ले लिए थे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए इस पूरे ओवरऑल से, इसके नेटवर्क अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो क्या करोगे आप? तो 32 लाख तो है इसका, इतना कैश आएगा। लेकिन जैसे ये इन सबको अगर बेचेगा तो इनको पता चल जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे मांगने के लिए पैसे, भाई दो हमारे 2 लाख और तुम दोनों मेरे 3 लाख। तो बचेगा कितना इसके पास एक्चुअल में? 27 लाख। तो ये जो 27 लाख है ये इसकी एक्चुअल नेटवर्क है। नेटवर्क, तो यही चीज हमें समझाया यही समझना है हमें इसमें नेटवर्क का। ये तो अब मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। तो कंपनी की जो ये जो चीजें है ये एक सिंपल एक आदमी का बता रखा है मैंने।
एक जो बिजनेस के पास जो असेट्स होती है, संपत्ति होती है, वो क्या होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब होगा। और जो भी उसकी देनदारी है, बैंक से उसने लोन लिया होगा, क्रेडिटर को पेमेंट करनी है, वो सारे को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो उसका नेटवर्क होगा। देख लेते हैं एक बार। इट इज रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स over the total liability of business. Technically, this amount is available to be distributed to the owners in event of the closure of the business after the payment of the all liabilities. That is why it is also termed as owner's equity. In profit making business, profit will increase in the owner's equity where loss is decreasing. यहाँ पे ये बता रखा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो ये अमाउंट आएगा, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट जैसे हमारे यहाँ पे 27,000 था, ये जो है ना वो ऑनर्स को मिलना चाहिए। कब, जब वो बिजनेस को क्लोज कर रहा हो। और वो भी कब, आफ्टर, ये कब मिलेगा, सारी वो लाइबिलिटी जो पेमेंट कर रही है, जैसे कि ये 2 लाइबिलिटी थी हमारे इस केस में। फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसी को रिलेट कर सकते हो। तो उस केस में यानी कि जो भी अमाउंट आएगा वो आपका ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब करेंगे।